हम लोग चर्चा प्रीवियस क्लास में किए थे। जो जैविक घटक होते हैं, जो जीवीय घटक होता है, उसको 3 हिस्सा में बांटा गया है। 3 हिस्सा कौन कौन सा? तो उत्पादक जो उत्पादन करता है, उसके बाद उपभोक्ता जो उसको उत्पादक को खाता है वो उपभोक्ता हो गया। और तीसरा जो होता है तो वो हम लोग क्या देखे थे? तो अपघटनकर्ता। तीसरा क्या होता है? अपघटनकर्ता। अपघटनकर्ता। इसमें हम लोग उत्पादक के बारे में पढ़ चुके थे कि उत्पादक कौन कौन सा आते हैं। तो उत्पादक में सारे पेड़ पौधे आते हैं। उत्पादक क्या करते हैं? तो सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा लेकर रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। तो ऐसे पेड़ पौधा में क्या चीज़ होता है? तो उसका हरी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। वही क्लोरोफिल के द्वारा क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, सूर्य के प्रकाश को अपने ओर अवशोषित कर लेते हैं, जिसके कारण वहाँ पर अभिक्रिया होता है। अभिक्रिया करके रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। अब ये हो गया, हम लोग बात कर रहे थे, इसमें हम लोग कुछ चीज़ें लिखवा भी दिए थे कि जो अगर हम लोग जंगल का बात करते हैं तो उसमें अगर विन्यास देखेंगे तो सबसे बड़ा होता है, उसमें वृक्ष होता है, उसके बाद झाड़ियाँ होता है, शाखीय पौधे होते हैं, उसके बाद घास होते हैं, उसके मौसेज होते हैं। ठीक, तो ये हम लोग चीज़ें देख चुके थे। अब हम लोग आज के क्लास में बात करेंगे उपभोक्ता के बारे में। खाने वाले जो ऊर्जा पेड़ पौधा को खाने वाले वो हम लोग जो क्या करते हैं? उपभोक्ता करते हैं। तो पेड़ पौधा कोई डायरेक्ट रूप से खाता है या डायरेक्ट रूप से बोल सकते ऊर्जा लेता है, या इनडायरेक्ट रूप से क्या करता है? पेड़ पौधा से ऊर्जा लेता है उपभोक्ता। तो उपभोक्ता ऐसे जीव जो अपने पोषण के लिए संपूर्ण रूप से उत्पादकों पर क्या होते हैं? निर्भर रहते हैं। कि पूरी तरह से ये निर्भर किस पर रहते हैं? तो उपभोक्ता वैसे चीज़ें हैं जो पूरी तरह से पादप पर ही निर्भर रहते हैं, पेड़ पौधा पर ही निर्भर रहते हैं अपने पोषण के लिए। उसी को हम लोग उपभोक्ता करते हैं, या डायरेक्ट बोले या इनडायरेक्ट, लेकिन उसी पर जरूर वो निर्भर रहते हैं। क्योंकि क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण वो क्या करते हैं? जो पेड़ पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके स्वयं भोजन बना लेते हैं। उसके लिए किसी चीज़ पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ता है, वो प्रकाश पर निर्भर रहते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। तो उपभोक्ता जो होता है उसको 3 श्रेणियों में बांटा गया। उपभोक्ता जो होता है उसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो उपभोक्ता का 3 श्रेणी कौन कौन सा है, उस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो होता है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। उपभोक्ता जो होता है उसका 3 श्रेणी होता है। तो अगर कोई शॉर्ट नोट करके लिखना चाहता है, ज़्यादा इसमें लिखवाएंगे नहीं, बस खाली टारगेट रहता है कि जो टर्म्स मेन टर्म है वो ध्यान में लोगों को रहे। तो अगर हम लोग बात कर रहे थे, सबसे पहले हम लोग जीव घटक के बारे में बात कर रहे थे। किसके? तो जीव घटक। तो जीव घटक का अगर बात करेंगे तो वो 3 प्रकार के होते हैं, लिख सकते हैं। 1 नंबर में हम लोग क्या पढ़े थे? उत्पादक। 2 नंबर में हम लोग क्या पढ़े? उपभोक्ता। 3 नंबर में हम क्या पढ़े? तो ये 2 नंबर देखे, ये 3 नंबर में हम लोग पढ़े अपघटनकर्ता। अपघटनकर्ता। अगर आप बात करते हैं उत्पादक के बारे में हम जान चुके हैं। जो उपभोक्ता होता है ना, तो उपभोक्ता को 3 हिस्सा में बांट दिया गया है। उपभोक्ता को 3 हिस्सा में बांट दिया गया है। तो उपभोक्ता को हेडिंग डाल के अब लिख सकते हैं, वो अगर लिखना चाहते हैं तब तो ऊपर वाली चीज़ें लिखना है। तो उपभोक्ता को हेडिंग डाल के लिख सकते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता लिख सकते हैं। दूसरा जो होता है द्वितीयक उपभोक्ता लिख सकते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है द्वितीयक उपभोक्ता, यहाँ से नाम लिख सकते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। तीसरा जो होता है तृतीयक उपभोक्ता। तो उपभोक्ता जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक उपभोक्ता उसको कहते हैं जो सिर्फ हरे पौधा खाते हैं। वैसा जीव जो सिर्फ अपने पोषण के रूप में हरे पौधे को खाते हैं, उसको हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता ये सब चीज़ें तो याद भी होना चाहिए, बहुत जगह पढ़ने को मिलता है। लिखना भी कोई चाहता है तो लिख सकता है इसको, यहाँ से यहाँ तक उदाहरण के रूप में यहाँ तक भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक उदाहरण के रूप में यहाँ से लेके यहाँ तक भी लिख सकते हैं। तो ऐसे पेड़ पौधा जो होते हैं जो हरे पेड़ पौधे को खाते हैं, उसको सिर्फ हरे पेड़ पौधा खाते हैं, पोषण में अपना सिर्फ हरे पेड़ पौधा खाते हैं, उसको हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब जैसे ग्रास हॉपर का बात करेंगे, हरिया पत्तियाँ तथा हरे मुलायम चीज़ें खाते हैं। क्योंकि अब देखिए कुछ प्राथमिक आश्रित होते हैं, अब देखो भोजन के लिए, लेकिन सबके सब आश्रित होता है, ऐसा नहीं कि और चीज़ें आश्रित नहीं होता है। मनुष्य और त्रिचट्टा का बात करेंगे तो ये सौर्यभक्षी होते हैं। सौर्यभक्षी मतलब कि ये हरे पेड़ पौधों को भी खा सकते हैं और साथ साथ यहाँ पे जीव जंतु को भी खा सकते हैं। तो किस में आएंगे आगे हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। अब बात कर लेते हैं द्वितीयक उपभोक्ता का। तो द्वितीयक उपभोक्ता वैसा उपभोक्ता होता है तो इस श्रेणी में
मांसाहारी जीव को आते हैं और शाकाहारी जीवों को खाते हैं। ये क्या करते हैं? शाकाहारी। इसको हम प्राथमिक उपभोक्ता को शाकाहारी भी कहते हैं, इसलिए ये सिर्फ शाकाहारी को खाते हैं, ठीक है, ये शाकाहारी होते हैं। लेकिन जो द्वितीयक उपभोक्ता होता है वो मांसाहारी होते हैं, सिर्फ मांसाहारी, वो शाकाहारी होते ही नहीं है, मतलब सिर्फ मांस को ही खाएंगे, मतलब किसी न किसी सिर्फ दूसरे जीव को खाते हैं, जो शाकाहारी जीव होते हैं उनको खाते हैं। जैसे मेढक को ग्रास हॉपर, जैसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को खाते हैं। तो ये यहाँ तक इसको लिख सकते हैं द्वितीयक उपभोक्ता में। मेढक जैसे उपभोक्ता द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता कहलाता है। द्वितीयक उपभोक्ता भी इसको हम लोग कहते हैं, मेढक वाला को, ठीक, लेकिन इसको लिखना है यहीं तक। तृतीयक का बात करेंगे तो तृतीयक में वैसा जंतु को लिया जाता है जो क्या कर सकते हैं, दोनों चीज खाते हैं। सर्प एंड मेढक को खाता है, तब ये सर्प जब मेढक को खाता है, द्वितीयक उपभोक्ता को खाता है ये, तब वो तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता कहलाता है। तृतीयक उपभोक्ता सामान्य उच्च श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं, जो दूसरे जंतुओं द्वारा मारे गए खाए दूसरे जंतुओं द्वारा मारे और खाए नहीं जाते हैं, जैसे बाघ, शेर, चीता, गिद्ध आदि। ये सब क्या है? तृतीयक उपभोक्ता है। मांसाहारी जंतु भिन्न भिन्न स्थितियों में द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता की श्रेणी में हो सकते हैं। जैसे सर्प जब खरगोश को खाता है तब वह द्वितीयक उपभोक्ता कहलाता है, परंतु वही सर्प जब कीटभक्षी या मेढक को खाता है तो वो क्या कहलाता है? तृतीयक कहलाता है। तो देखो, तृतीयक उपभोक्ता उसको कहेंगे जो द्वितीयक को खाता है। तृतीयक उपभोक्ता उसको कहते हैं जो किसको खाता है? जो द्वितीयक को खाता है। तो देखो, अब ये भी हम लोग बोल सकते हैं, इसको यहाँ से पहले यहाँ तक लिख लेना है, एक ही लाइन लिखना, ज़्यादा नहीं लिखना है। तो ये तृतीयक उपभोक्ता होता है। और तृतीयक उपभोक्ता का उदाहरण ये लाइन लिख लेना। कहने का मतलब ये है कि ये पूरा लाइन लिख लेना है और जैसे लिखकर इसको यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक है, बस इतना ही लिखना है। तो ये तृतीयक उपभोक्ता जो द्वितीयक को खाता है। अब हम लोग किस में आएंगे? अब हम लोग सोचने वाला बात हो गया कि हम लोग किस में आएंगे। तो अगर हम पेड़ पौधा वैसे ही खाते हैं तो हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता तो हुए ही, साथ साथ अगर हम द्वितीयक को खाते हैं या प्राथमिक को खाते हैं, हम लोग अगर द्वितीयक को खाते हैं तो अगर प्राथमिक को खाएंगे तो द्वितीयक भी कहलाएंगे, अगर द्वितीयक को खाएंगे तो हम लोग तृतीयक भी कहलाएंगे। इस बात को ध्यान में रखना है। आगे लिखा हुआ है, उपभोक्ता को दीर्घ उपभोक्ता तथा सूक्ष्म उपभोक्ता भी विभाजित किया जाता है। तो कोई दीर्घ उपभोक्ता होता है, मतलब एक से ज़्यादा उपभोक्ता में आ जाता है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अगर आ जाता है, एक से ज़्यादा में आ रहा है तो उसको हम लोग दीर्घ उपभोक्ता कहेंगे। सूक्ष्म जो मतलब छोटा होता है। दीर्घ उपभोक्ता के अंतर्गत प्रथम श्रेणी के शाकाहारी उपभोक्ता तथा तृतीयक के मांसाहारी उपभोक्ता आते हैं। सभी मांसाहारी उपभोक्ता को परभक्षी कहते हैं। जितना भी मांसाहारी खाने वाले जीव होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? परभक्षी के नाम से कहते हैं। सूक्ष्म उपभोक्ता के अंतर्गत अपघटनकर्ता आते हैं। जो छोटा उपभोक्ता होता है ये भी उपभोक्ता ही कहलाता है, सूक्ष्म जीव, लेकिन ये अपघटनकर्ता आता है जो मृत पक्षी या मृत जीवी भी कहता, मतलब मरे हुए चीज़ों को ये क्या करते हैं? खाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा शॉर्ट कर करके लिखते चलना है, इसलिए वो भी जानना जरूरी होता है। तो अब अगर हम लोग बात करते हैं तो पहले लिख लेना है जो मांसाहारी उपभोक्ता होते हैं, जो मांसाहारी उपभोक्ता होते हैं उससे हम लोग परभक्षी कहते हैं, उसे हम परभक्षी के नाम से जानते हैं। जो मांसाहारी उपभोक्ता होते हैं उसे हम परभक्षी के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे एक और चीज लिख लेना है, अपघटनकर्ता मृत भक्षी होते हैं। अपघटनकर्ता डॉट करके लिख लेना है, अपघटनकर्ता मृत भक्षी होते हैं या मृत जीवी भी बोलते हैं। मृत भक्षी या मृत जीवी होते हैं। अब हम लोग आगे जो चर्चा करेंगे, अभी हम लोग उपभोक्ता के बारे में चर्चा कर रहे थे, अब हम लोग चर्चा करेंगे अपघटनकर्ता के। अपघटनकर्ता का काम ही होता है क्या? अपघटनकर्ता का काम होता है किसी भी जीवों को अपघटित करना, तोड़ना। जो मरे हुए जीव रहते हैं उसको तोड़ कर छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देता है, मिट्टी में मिला देते हैं, अकार्बनिक पदार्थ में बदलना, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। पौधे और जंतुओं के मृत शरीर तथा जंतुओं के वर्ज्य पदार्थ के परमाणुओं और कवकों द्वारा अपघटित किया जाता है, उसको तोड़ा जाता है। यह अपघटन के द्वारा मृत जीवों के शरीर और वर्ज्य पदार्थों की उपस्थिति
कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक तत्वों में क्या करता है, ये मुक्त कर देता है। ये कार्बनिक पदार्थ को क्या कर देता है, अकार्बनिक पदार्थ में बदल देता है। गैसीय तत्व जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वायुमंडल में चला जाता है, जिसके कारण ये सब अकार्बनिक पदार्थ फिर से बन जाता है जो कार्बनिक बना हुआ था किसी न किसी पदार्थ के साथ जुड़ के। जबकि अन्य ठोस द्रव पदार्थ मिट्टी में चले जाते हैं। जो ठोस और द्रव पदार्थ होते हैं वो कहाँ पे मिल जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। तो ये सब कौन कराता है, अपहरणकर्ता कराता है। अपहरणकर्ता में कौन आता है, कवक आता है या कुछ सूक्ष्म जीव आते हैं और फिर वायुमंडल में भाग लेते हैं। ये सब फिर से वायुमंडल में जा चले जाते हैं जो गैस होते हैं और फिर से वही अपना काम शुरू कर देते हैं। मतलब ये खत्म नहीं होता है, इसका एक चक्र चलते रहता है। पारिस्थितिक तंत्र के सभी स्तर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र में जितना भी स्तर होते हैं सब एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जरूर रहते हैं तथा श्रेणीबद्ध तरीके से एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। अगर यह तंत्र भली भांति संतुलित रहे तो कोई भी स्तर कभी समाप्त नहीं होगा। अगर ये हमेशा संतुलित अवस्था में रहेगा तो कोई स्तर कभी समाप्त नहीं होगा। अगर ये असंतुलित अवस्था में आते हैं, यदि पौधे के खाने वाले जंतु का तंत्र में अभाव आ जाते हैं तो धीरे धीरे सभी स्थानों पर पौधे की दिखाई देंगे तथा जंतुओं पर निर्भर रहने वाले दूसरे स्तर के जंतु यानी मांसाहारी जंतु भी भोजन के अभाव में मर जाएंगे। अब देखो, अगर मान लो कि पौधे को खाने वाला जंतु खत्म हो जाए, पौधे को खाने वाला जो शाकाहारी है वो खत्म हो जाए पूरी तरह से, तो पौधा ज़्यादा मात्रा में दिखने लगेगा और जो मांसाहारी जंतु है उसका भी संख्या कम होने लगेगा। इसलिए कि ऑब्वियस है कि मांसाहारी किस पर निर्भर था, जो शाकाहारी जंतु है उस पर निर्भर था। अब वो खा ही नहीं तो मांसाहारी खाएगा क्या, तो अब ऐसे वो भी धीरे धीरे मरने लगेगा। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं परितंत्र में सब जीव एक दूसरे पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। इसी में अब हम लोग को आगे जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, आहार श्रृंखला के बारे में चर्चा करना है। आते हम आहार श्रृंखला के बारे में चर्चा करते हैं। तो आहार श्रृंखला का मतलब होता है कि फूड चेन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं। एक चीज़ दूसरी चीज़ों को खाते हैं, दूसरा चीज़ तीसरा चीज़ों को खाते हैं, तीसरा चीज़ चौथे चीज़ों को खाते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला कहते हैं। सबको पता है कि जितना भी पेड़ पौधा होता है सब अपना भोजन कहाँ से बनाते हैं, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का एक दिशीय प्रभाव जिसमें स्थिर श्रृंखला में तरीके से जुड़े जीवों द्वारा होते हैं, जीवों की श्रृंखला के आहार श्रृंखला कहते हैं। देखो, आहार श्रृंखला बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए इसको यहाँ से लेके यहाँ तक सबसे पहले लिख लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक सबसे पहले लिख लेना है। और लिखने के बाद अब यहाँ पे ध्यान में रखना है कि कौन किसको खाता है। ग्रास, ये क्या है, घास है। ये क्या है, घास है। तो घास को कौन खाता है, तो घास को खाने वाला ग्रास हॉपर रहता है। ग्रास में जो कीड़े मकोड़े रहते हैं उसको हम लोग ग्रास हॉपर कहते हैं। तो ग्रास हॉपर खाता है। ग्रास हॉपर को कौन खाता है, तो फ्रॉग खाता है, मेंढक खाता है। मेंढक को कौन खाता है, स्नेक खाता है, मतलब ये सांप खाता है। सांप को कौन खाता है, तो हॉक बोला जा रहा है, जिसको गिद्ध भी बोला जाता है। इसको हिंदी में भी कहीं पर यहाँ पर दिया होगा, तो सबसे पहले ये डायग्राम बना के सभी को इंडिकेट कर लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंस है और इसको डायग्राम बना के आसानी से नंबर लाया जा सकता है आहार श्रृंखला के लिए। तो इस बात को इसलिए इसको दिखाना जरूरी है। यहाँ पर देख सकते हैं दिया भी है, घास, हिंदी में भी लिख लेना सबसे पहले घास। घास को कौन खाता है, ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को कौन खाता है, मेढक। मेढक को कौन खाता है, सर्प। सर्प को कौन खाता है, गिद्ध। तो यही श्रृंखला यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हिंदी में भी यहाँ पे नोट डाउन सभी को कर लेना है साथ ही साथ। ठीक है, बात समझ में आया। आगे चलते हैं। एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र जैसे तालाब में शैवाल होते हैं, छोटे जंतु लवक होते हैं, छोटी मछली होती है, छोटी मछली, फिर मछली खाने वाले पक्षी, अन्य जंतु आहार श्रृंखला निर्मित होते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं किस में, जलीय में, तो जल में अगर आहार श्रृंखला देखेंगे तो जल में आहार श्रृंखला किस प्रकार से रहता है। तो जल में आहार श्रृंखला सबसे पहले आता है शैवाल। शैवाल को खाने वाले छोटे जंतु पौलक होते हैं, छोटे जंतु पौलक होते हैं। छोटे जंतु पौलक को खाने वाले छोटे मछलियाँ होती है, छोटे मछलियाँ को खाने वाला बड़ी मछली होती है, बड़ी मछली को खाने वाला कौन होता है, तो पक्षी होता है। इस प्रकार से इसका आहार श्रृंखला चलता है। तो अगर हम लोग इसको भी नोट डाउन करना है, जलीय परितंत्र में, एक जलीय पंथीय परितंत्र में कैसे होता है आहार श्रृंखला, कैसे चलता है, तो ऐसे इंडिकेट करना है सबसे पहले
शैवाल, इसको ऐसे ही लिख लेना है, उसको लाइन में लाइन। शैवाल, शैवाल को खाने वाला छोटे जंतु, जंतु को अलग, छोटे जंतु को अलग, छोटे जंतु को अलग को खाने वाला छोटी मछली, छोटी मछली, छोटी मछली को खाने वाला, तीर का निशान करते हुए सबको लिखना है बड़ी मछली, बड़ी मछली। बड़ी मछली को खाने वाला कौन है? तो बड़ी मछली को खाने वाला पक्षी। इस तरह से इसका आहार श्रृंखला दिखा लेना है। ये किसका है? तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र का आहार श्रृंखला बन गया। उसको डायग्राम भी दिया, लेकिन डायग्राम बहुत बड़ा हो जाए, इसलिए इसको डायग्राम को में नहीं दिखाना। ऐसे बहुत सारे आहार श्रृंखला हम लोग और भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। एक वन पारिस्थितिक तंत्र में आहार श्रृंखला है, और लिखना है वन में आहार श्रृंखला, लिखना है ऐसे वन में आहार श्रृंखला, वन में आहार श्रृंखला। इसमें कैसे दिखाना है? इसमें इसको ऐसे दिखाना है कि घास खाने वाला कौन होता है? हिरन। घास को कौन खाता है? हिरन। लिखना है घास, इसका आहार श्रृंखला में दिखाना है घास। घास को दिखाना है कि कौन खाएगा? हिरन। हिरन को कौन खाएगा? तो हिरन को बाघ या शेर, बाघ या शेर खा सकता है। तो इस तरह से इसका आहार श्रृंखला दिखाना है। तो इसका आहार श्रृंखला ये होता है, ये वन वे होता है, इसीलिए इसको हम लोग आहार श्रृंखला कहते हैं। एक हम लोग जाल संख्या भी पढ़ेंगे। यहाँ पर सबका दिखाया भी है। शैवाल, शैवाल को छोटे जंतु, छोटे जंतु को छोटी मछली, छोटी मछली को बड़ी मछली, बड़ी मछली को मांसाहारी पक्षी। घास, घास को ग्रासहॉपर, ग्रासहॉपर को मेंढक, मेंढक को सर्प, सर्प को गिद्ध। पौधे को कृमि, कृमि को चिड़िया, चिड़िया को बिल्ली। ये 3-4 चीज़ें लिख चुके हैं, इसको अलग से नीचे भी दिखा सकते हैं और अच्छे से याद रहेगा। यह आहार श्रृंखला याद रखना है, यह आहार श्रृंखला ध्यान में रखना है, कभी पूछ दिया जाता है। आहार श्रृंखला से लॉन्ग क्वेश्चन भी देखने को मिलता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी, लिखने वाला मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे आहार जाल के बारे में। आहार जाल क्या होता है कि इसमें एक दिशीय नहीं होता है, एक दिशा में नहीं चलता है, इसमें उल्टा पुल्टा चलेगा। ठीक, इसको हम लोग आहार जाल के नाम से जानते हैं। इसमें क्या दिया है? आहार जाल में फूड वेब पारिस्थितिक तंत्र में समानतः एक साथ कई आहार श्रृंखलाएं पाई जाती है। जब एक साथ कई आहार श्रृंखला होगा, ये आहार श्रृंखला हमेशा सीधी न होकर एक दूसरे से आड़े तिरछे जुड़े रहते हैं, तो एक जाल से बन जाती है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? इस आहार श्रृंखला में इस जाल को आहार जाल कहते हैं। तो ये हेडिंग डाल पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है। और इसमें हम लोग बात करते हैं कौन किसको खाता है, तो इसमें बहुत हचपच रहता है। ये डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया, डायग्राम से भी देख सकते हैं कौन किसको खा रहा है। ठीक है, कौन किसको खा रहा है, तो यहाँ पे डायग्राम से भी देख सकते हैं, इसको लिखा भी होगा। ये एक जाल का पूरा निर्माण कर लेता है। ये क्या करता है? एक जाल का निर्माण करता है। अब देखो यहाँ पे देखो, फर्स्ट चीज़ समझ सकते हैं, घास के खाने वाला, घास का ऊर्जा तो सूर्य से मिलता है। ग्रासहॉपर, ग्रासहॉपर को गिरगिट्टी या उसमें रहने वाला जो भी होता है उसको खाने वाला गिद्ध। और गिद्ध खाली यही नहीं खाता है, अब देखो घास को खाने वाला रेबिट मतलब चूहा, सॉरी खरगोश, और खरगोश को खाने वाला ये गिद्ध दिया हुआ है। तो ये इसका दो तरफ से जुड़ गया ना। उसी प्रकार से यहाँ पे ये दिया है चूहा, चूहा को खाने वाला सर्प, सर्प को यहाँ पर गिद्ध। तो सबका हिंदी में भी नाम लिख सकते हो, ये डायग्राम दिखा सकते हैं आहार श्रृंखला जाल में। ये का है जाल आहार श्रृंखला है। तो आहार श्रृंखला जब आहार जाल पूछेगा तो ये डायग्राम दिखा सकते हैं। ये बेस्ट डायग्राम है, अच्छा भी है। और डायग्राम नहीं भी याद आएगा तो इसको कम से कम जरूर दिखाना होगा, ये वाला पार्ट। ये घास को ही खाने वाला ग्रासहॉपर और बीज, ये बाज लिखा हुआ है। ठीक, तो ग्रासहॉपर को बाज खाएगा, घास को ग्रासहॉपर, गिरगिट्टी और गिरगिट को फिर बाज खाता है। घास को खरगोश खाएगा, खरगोश को फिर बाज खाएगा। घास को चूहा खाता है, चूहा को फिर सर्प खाता है, फिर यहाँ पे बाज इसको खाता है। तो ये देखिए एक दूसरे को सब डिपेंड होता है। तो ये दिखा लेना है, डायग्राम के बाद इसको दिखा लेना है लिखने के लिए। तो ये सब
चीज़ें पूछा जाता है, आहार जाल के बारे में पूछा जाता है, इसलिए डायग्राम दिखा देते तो और अच्छा है। ये तो कम से कम याद रखना ही है। अब जो हम लोग आगे बात करने वाले हैं वो हम लोग बात करेंगे पोषी स्तर के बारे में कि पोषी स्तर किस प्रकार से काम करता है, खाना कैसे एक से दूसरे स्तर में जाता है, उसके बारे में डायग्राम से भी दिखाया जाता है पोषी स्तर को। ये चीज़ें ध्यान रखना है कि डायग्राम से दिखा देना, इसमें नंबर आसानी से मिल जाता है। तो पोषी स्तर, अगर कहीं पर पोषी स्तर के बारे में पूछेगा तो यही डायग्राम दिखाना है जो नीचे में यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है, ये पोषी स्तर है। तो पोषी स्तर क्या होता है? तो आहार श्रृंखला में कई स्तर होते हैं तथा हर स्तर पर भोजन का स्थानांतरण होता है। भोजन एक स्तर से दूसरे स्तर में जाता है और आहार श्रृंखला के इन्हीं स्तरों के पोषी स्तर कहा जाता है। जब एक स्तर से दूसरे स्तर में भोजन जाता है तो उसी को हम लोग पोषी स्तर के नाम से जानते हैं, इसलिए पोषण का इसमें बांटा जा रहा है। पोषण मतलब होता ही है भोजन। आहार श्रृंखला कई पोषी स्तर बना होता है। इसका प्रत्येक चरण एक पोषी स्तर इस प्रकार से दिखाएगा। सबसे पहले पोषी स्तर हेडिंग डालना है, इसको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसलिए हम इसको बार बार बोल रहे हैं सब लिखने के लिए, थोड़ा बोलते हैं छोड़ देने के लिए। ठीक, ये सब चीज़ें यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है, पूछा जाता है इसलिए यहाँ पर ऐसा बात किया जा रहा है। आहार श्रृंखला के उत्पादक प्रथम पोषी स्तर। प्रथम पोषी स्तर किसको कहते हैं? जो उत्पादक होते हैं उसको हम प्रथम पोषी स्तर कहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक पोषी स्तर कहते हैं और द्वितीयक को तृतीयक पोषी स्तर कहेंगे और तृतीयक को उच्चतम श्रेणी के मांसपेशी जो होते हैं उसको हम लोग कहते हैं चौथी पोषी स्तर। 4 पोषी स्तर में यहाँ पर कन्वर्ट किया गया है। कितना पोषी स्तर बनाया गया है? 4 बनाया गया है। डायग्राम में भी यहाँ पर देख सकते हैं। फोर्थ यहाँ पर सबसे पहले प्रोड्यूसर है, मतलब ये क्या है? उत्पादक है। सबसे पहले नीचे में उत्पादक, उसके बाद क्या आएगा? प्राथमिक आएगा। ऑरिबोरस बोलते हैं जो शाकाहारी खाते हैं, तो शाकाहारी को हम लोग बोलते हैं। शाकाहारी के बाद क्या आएगा? मांसाहारी, और उसके ऊपर वाला खाने वाला उसके बाद कॉर्निवोरस उसको बोलते हैं। कॉर्निवोरस ये भी होता है, ये भी होता है, इसलिए कि ये भी मांस खाता है, ये भी मांस खाता है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं, ये हार्बीवोरस मतलब होता है शाकाहारी। तो स्तर सेम ही बनाना है। स्तर क्या करना है? सेम बनाना है, लेकिन जो नाम लिखने का तरीका है उसको आप लोग हिंदी में भी क्या कर सकते हैं? हिंदी में भी नाम लिख सकते हैं। ट्राई करना है डायग्राम बनाकर हिंदी में नाम लिख ले। तो डायग्राम बनाना है और डायग्राम बनाकर हिंदी में नाम सभी को लिख लेना है। चलिए आते आते यहाँ पर भी समझ सकते हैं। सबसे पहले क्या है नीचे में? सबसे पहले है उसको हम लोग बोलते हैं उत्पादक। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं उत्पादक। इसको हम लोग उत्पादक कहते हैं। तो ये उत्पादक लिख लेना है। ये कौन सा स्तर बोला जाता है? इसको प्रथम पोषी स्तर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रथम पोषी स्तर। इसका नाम क्या है? प्रथम पोषी स्तर। पोषी स्तर, इसको प्रथम पोषी स्तर कहते हैं। उत्पादक के बाद आता है तो ये द्वितीयक पोषी स्तर होता है। क्या होता है ये होता है द्वितीयक पोषी स्तर। तो ये द्वितीय पोषी स्तर लिखाएगा हिंदी में, द्वितीयक पोषी स्तर। इसको द्वितीय पोषी स्तर कहते हैं। द्वितीयक होता कौन है? तो प्राथमिक उपभोक्ता को बोलते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता होता क्या है? तो शाकाहारी होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, जिसको हम लोग शाकाहारी भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है? शाकाहारी। तो ये शाकाहारी होता है। उसके बाद द्वितीय के बाद कौन होता है? तो तृतीयक आता है। तृतीय के बाद कौन आता है? तो तृतीय पोषी स्तर। तृतीय पोषी स्तर। तृतीय पोषी स्तर जो होता है वो क्या होता है? तो मांसाहारी होते हैं। तृतीय पोषी स्तर जो होते हैं वो मांसाहारी होते हैं, उसको हम लोग मांसाहारी कहते हैं। उसके बाद तृतीय को खाएगा उसको हम लोग चतुर्थ कहेंगे। क्या कहेंगे? चतुर्थ। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग नाम लिख लेना है चतुर्थ। चतुर्पोषी स्तर। ये चतुर्पोषी स्तर है। ये भी जो होता है वो क्या होता है? ये भी मांसाहारी होता है। ये भी मांसाहारी होता है। इसको भी हम लोग मांसाहारी कहेंगे। तो इस प्रकार से ये डायग्राम, अब देखो ये डायग्राम का मतलब है क्या है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। देख सकते हैं
कि नीचे में ज़्यादा चौड़ा बनाया गया, ऊपर जाते ये पतला होते जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा पोषी स्तर मतलब सबसे ज़्यादा पोषण का उत्पादन करता है, भोजन का उत्पादन सबसे पास इसके पास रहता है। उसके बाद उससे इसको कम मिलता है, उसके बाद इसकी संख्या और कम हो जाता है और इसका संख्या क्या हो जाता है और कम हो जाता है। सबसे ज़्यादा जो संख्या का बात करेंगे किसका होता है, आहार श्रृंखला के विभिन्न पोषी स्तर को दिखाया गया है, तो ये सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद इसका इसलिए छोटा बनाया जा रहा है। तो ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिलता है। यही डायग्राम से पता चलता है कि सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है, उसके बाद इसका संख्या देखने को मिलता है। तो ये डायग्राम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद का जो टॉपिक पढ़ना है वो हम लोग को पढ़ना है कौन सा, संतुलित पारिस्थितिक तंत्र के बारे में पढ़ना है। संतुलित पारिस्थितिक तंत्र के बारे में इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।